तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम इस पे आ गई, दिस इज मोमेंट किसको कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये नहीं कहना है कि स्लेब वो इसकी डेफिनेशन आती नहीं बेटे। नॉर्मली जब क्वेश्चन होता है ना कैम्ब्रिज के अंदर, यूजुअली पहले पार्ट के अंदर उसकी डेफिनेशन होती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की या लॉ की स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट में बात का शो दैट पूछ लेता है, बात का उसमें फिर बेसिक चीज क्वेश्चन होती है, फिर उसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड फॉर्मेट में वो किसी और जगह अप्लाई करवा रहा होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो हम मोमेंट को हम प्रीवियस क्लास में बेटे डिफाइन कर चुके हैं। इट्स बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance, and that perpendicular distance is taken from the point where you apply force to the point where it takes turn, ठीक है। जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं, पिवट पॉइंट कह रहे हैं, फलक्रम कह रहे हैं, वो एक ही चीज होती है, FULCRUM, फलक्रम। तो वी कैन डिफाइन इट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स is the product of force and perpendicular distance from the point of application of force from the point of application of force to the axis of rotation। axis of rotation कह लें, to the pivot point लिख लें, ठीक है, to the fulcrum लिख लें बेटे, एक ही बात। सिंबल इसके लिए लिखते हैं जो हम लोग symbol is, this is represented with this symbol here। प्रोनाउंस करना है तो बेटा दिस इज TAU लिखा जाता है, लेकिन यू म्यूट होता है। टाउ हम पढ़ते हैं, टाउ नहीं पढ़ते। दिस एक्चुअली टाउ इक्वल्स टू। अब फॉर्मूला इसका जो है सिंपल केस के अंदर अगर हम कंसीडर करते हैं, लाइक इफ दिस इज बेटे ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, दिस इज अ पिवट पॉइंट एंड यू एक्सर्टिंग अ फोर्स एट दिस पोजीशन सपोज, ठीक है। यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज फोर्स, pivot point is provided to us which is this pivot। अब पेपर में बात का ट्रबल आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये भी गिवन है हमारे पास, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, D, ठीक है। अब हमारे पास मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेटे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेकिंग 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा टॉ इक्वल्स टू F टाइम्स D। लेकिन ये तो बेटा हमारे पास सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल है भी। और अगर हमारे पास इस तरह नहीं आ रहा है, फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, तब उस केस को कैसे आपने कंसिडर करना। नॉर्मली वो इफ फोर्स मेक्स एन एंगल theta with the distance from pivot,
ठीक है, फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्टेंस फ्रॉम पिवट लाइक, ये केस अगर ये फोर्स लग रही है, ठीक है, ये है, ये फोर्स लग रही है, अच्छा अब बेटा इसको अगर आप रिजॉल्व करते हो ओहो, बेटे अब इस केस में इफ आई रिजॉल्व दिस इनटू इट्स कंपोनेंट, और एंगल कौन सा दिया, सपोज नहीं है वाला एंगल दिया हुआ, ये वाला एंगल दिया हुआ थीटा, यहाँ पे भी ये एंगल दिया हमने। अब इसको तो मैं रिजॉल्व करता हूँ, इसके कंपोनेंट्स के अंदर दो तरीके हैं रिजॉल्व करने के बेटे, एक मेरा हो गया ये, एक दिस वन कंपोनेंट एंड दिस इज द नेक्स्ट कंपोनेंट and both are mutually perpendicular to each other. Now the component which is adjacent to angle, this is always the base and basis cos function. तो ये जो हो जाएगा this is f cos of theta हो जाएगा, and the angle and the side which is opposite to angle that is always perpendicular and this is sin function. तो ये क्या हो जाएगा f sin theta, f sin theta. Now we have to consider this is a component and multiply it with the distance from this pivot. अच्छा अब माइंड में आ रहा होगा सर ये आपने तो ये यहाँ तक दिया हुआ था, फोर्स तो यहाँ लग रही है, बेटे यहाँ फोर्स नहीं लग रही, जहां पे फोर्स लग रही है उसके दोनों कंपोनेंट भी वहीं पे लग रहे होते हैं, जहां फोर्स लगी। मैंने जान किस तरह किया ताकि माइंड में आ सके आपके, बेटे डिस्टेंस ये वाला गिवन है ना, ये वाला डिस्टेंस अगर गिवन भी होता ना सपोज d1, तो वी डू नॉट हैव टू कंसीडर दिस डिस्टेंस d1, वी एक्चुअली हैव टू टेक द डिस्टेंस from the point of application of force and the point where force is applied is this one. तो इसके दोनों कंपोनेंट्स f sin theta and f cos theta both are assumed to be acting at this position. और अगर कोई बच्चा सपोज इस तरह रिजॉल्व भी नहीं करता, सपोज मैंने इस तरह कर दिया, अगर कोई बच्चा इस तरह रिजॉल्व भी नहीं करता, वो इस तरह रिजॉल्व कर देता है कि एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, इस तरह उसने रिजॉल्व कर दिया, एंड सेकंड कंपोनेंट इज दिस वन, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो वी कैन राइट दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज एफ साइन थीटा हो गया एंड दिस इज एफ कॉस ऑफ थीटा हो गया। अब एफ साइन थीटा जो है इट इज 90 डिग्री दिस डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, ठीक है। अब ये एंगल देख लो, ये 90 का बन रहा है बेटे, देखो वही मैंने तो चेंज नहीं किया ना, मैंने वही फोर्स शो की थी, एंगल जहां था वही मैंने वही कंसीडर किया, दिस इज फोर्स। तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, फोर्स का बेटे कंपोनेंट लेना है, ठीक है, और उसको आपने फर्दर रिजॉल्व करके लिखना है। और ये भी पॉसिबल है कि अगर फोर्स एग्जामिनर ने इस तरह दे दी मुझे, ये जो नेक्स्ट केस है, यानी ये इस तरह, now this angle is provided us which is left theta, ये वाला। अब इसके अंदर भी तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं इसको भी हम रिजॉल्व करें तो बेटे इट्स ऑल अप टू अस, इधर वी गो फॉर दिस वन, एक ये कंपोनेंट हो गया, दूसरा ये कंपोनेंट हो गया। अगर ये थीटा है तो वी कैन राइट दिस एंगल एज आल्सो एज थीटा। Now this is a side which is perpendicular to this angle, so we can write this is f sin theta and this is f cos of theta, ठीक है।
वही केस दोबारा है। यही है। अब इसको अगर कोई बच्चा बेटे इस तरह रिजॉल्व कर देता है तो इसका मतलब वही है, यानी एक बच्चे ने इस तरह रिजॉल्व किया, दिस इज वन कंपोनेंट, मतलब ऊपर जान के शो कर रहा हूँ, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया ये। If this is f, we can write this f sin theta and this is f cos of theta. Now बेटे f sin theta जो है it is not acting at this position, क्योंकि यहाँ तक तो लेंथ ही नहीं गिवन, हमारे पास d यहाँ तक गिवन था, यहाँ पे फोर्स लग रही थी ओवरऑल, ठीक है ना, वहां तक हमारे पास हमने कंसिडर करना था। इट मींस ये फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही, ये फोर्स लग यहीं पे रही है, जहाँ पे फोर्स लग रही होती है उसके दोनों कंपोनेंट्स भी वहीं पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हमारे पास आ जाए, मैंने अब काफी क्लियर किया कि जितना मर्जी आप रिजॉल्व कर लो, जहाँ पे फोर्स लग रही है उसके दोनों कंपोनेंट्स भी वहीं पे अप्लाई होते हैं। अब पेपर में सोचते नहीं रहना इसको किस तरह था, ठीक है। तो बेटे हमारे पास ऐसे केस में मोमेंट जो हो जाएगा, this is equal to, we need to consider the component of force. It means we need to resolve force, ठीक है। component, if I write component of force perpendicular to distance times distance from pivot। तो इस केस में हम लिख सकते हैं, फिर इसका मतलब हमारे पास किसके बराबर बना, दिस इज f sin थीटा times d, which further can be written as moment equals to fd sin theta। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया कि हमारे पास फोर्स है और डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उसको हमने लेना है। अब एक दो चीजें जो पहले यूनिट्स लिखते हैं हम इसके, यूनिट्स इसके जो होते हैं बेटा, दिस इज न्यूटन मीटर, और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, दिस इज वेक्टर, एंड द डायरेक्शन व्हिच वी कंसीडर हियर, दिस इज इन क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में टर्निंग का इफेक्ट ही प्रोड्यूस हो रहा है ना। सो दिस इज न्यूटन मीटर, बट वी कैन नॉट राइट दिस न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल, लाइक वर्क का भी तो न्यूटन मीटर होते हैं, उसका फॉर्मूला एफडी आपने ओलर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे पास वहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज बीइंग ट्रैवल्ड मस्ट बी इन वन डायरेक्शन, मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे ये होगा हमारे पास, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन व्हिच वी कंसीडर, दिस इज ईदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब बच्चों को पास का आइडिया नहीं हो रहा था बेटा क्लॉकवाइज कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन आपने देखनी है किस तरफ होगी, ठीक है। अब एग्जांपल मैं सपोज नोट में कवर कर देता हूँ इसको। ये पहला हो गया नोट बेटा, सपोज हमारे पास एक, दिस इज एनी प्लैंक प्रोवाइडेड टू अस, वो इट्स अ प्लैंक,
ठीक है, which is pivoted from its center spot. This is the pivot point. This is the pivot. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहाँ पे बेटे एक फोर्स लग रही है, दिस इज फोर्स इज F1। दूसरी फोर्स क्या लग रही है, ये वाली, which is force F2। third force is this one, F3। fourth force is this one, F4। अच्छा, अब मैं अगर फोर्स देखूं कौन सी है, तो दिस इज, एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स अपवर्ड है या डाउनवर्ड वो लिखूंगा। दूसरा हमारे पास पोजीशन फ्रॉम पिवट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ओके। बेटे अगर फोर्स हमारे पास है अपवर्ड, किस पे है, राइट ऑफ पिवट के ऊपर, पिवट के राइट साइड पे अगर अपवर्ड फोर्स लग रही होगी, जैसे ये फोर्स हमारे पास F3 पिवट के राइट साइड पे लग रही है, ये दिस पिवट इसके राइट पे अपवर्ड लग रही, तो बेटा दिस फोर्स विल कंपेल इट टू मूव इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज एंटी क्लॉकवाइज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, ठीक है, ACW एंटी क्लॉकवाइज है। अब फोर्स दूसरी हमारे पास अगर कंसिडर करता हूँ बेटे अपवर्ड ही, दिस इज टू द लेफ्ट ऑफ पिवट, अब पिवट पे लेफ्ट पे अपवर्ड फोर्स ये लग रही है ना, तो किस डायरेक्शन में घुमाएगी इसको, इस डायरेक्शन के अंदर, एंड दिस इज along the direction of clock, this is clockwise। Now downward, this is right of pivot, अगर राइट पे फोर्स लग रही है तो हमारे पास इस डायरेक्शन से घुमाएगी विच इज क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगेन अगर ये फोर्स डाउनवर्ड ही है, ठीक है, और ये हमारे पास लेफ्ट ऑफ पिवट पे है, डाउनवर्ड लेफ्ट ऑफ पिवट पे ये F4 जो है, तो ये किस डायरेक्शन में से लेके जाएगी बेटे, F4 डाउनवर्ड ये लग रही है तो हमारे पास इस डायरेक्शन है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और फोर्स को आइडेंटिफाई अगर यहाँ पे मैं कर दूं बेटे, हमारे पास अपवर्ड फोर्स लग रही है राइट ऑफ पिवट, दिस इज F3 है, सॉरी, दिस इज F3,
ठीक है, अपवर्ड फोर्स लग रही है टू द लेफ्ट ऑफ पिवट, तो दिस इज F1। डाउनवर्ड फोर्स है हमारे पास टू द राइट ऑफ पिवट, दिस इज F2। डाउनवर्ड फोर्स है हमारे पास, दिस इज F4। एक तो ये टर्निंग इफेक्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए कहाँ पे किस डायरेक्शन में चीज मूव कर रही होती है। अब दूसरी चीज आती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पेपर में किस तरह आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हाउ टू लोकेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टू गेट perpendicular distance from pivot, ठीक है, draw a straight line parallel to the force and must pass to the pivot. To pivot. अब आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, परपेंडिकुलर सेपरेशन आ जाएगी। ठीक है, लाइक एग्जांपल अगर कोट करूं बेटा, दिस इज अ वॉल, एक वॉल कंसीडर कर ली हमने और इसके ऊपर ये एक प्लैंक हमारे पास है, ये इसको हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ से बांधा हुआ है, यूलर में क्वेश्चन था इसलिए वहीं से उठा रहा होता हूँ मैं। ये फोर्स है, this pivot point is provided to us, this is a pivot. Now this distance is given to us, which is D1। हमारे पास अगर तो कोई एंगल गिवन है तो फिर हम रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर एंगल गिवन होता है हम रिजॉल्व करके कर लेते हैं डी के साथ। और अगर मेरे पास, अब देखो मैंने अगर पेपर में बेटे अगर क्वेश्चन आ गया तो मैंने किस तरह इसको करना है, तो मैंने इसके अंदर फोर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, दिस इज एक्चुअली फोर्स ये, ठीक है, इसी के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ, सॉरी यार, ये दिस पैरेलल टू द फोर्स है और पिवट पॉइंट में से मैं पास कर रहा हूँ, पिवट पॉइंट में से पास कर ली। अब इन दोनों के इन बिटवीन जो परपेंडिकुलर सेपरेशन आ रही है बेटे हमारे पास, विच इज दिस वन, ऑटोमेटिक 90 का एंगल आ जाएगा वापस। ठीक है, दिस एंगल इज 90, ये आ गया, ये हमारे पास डिस्टेंस डी है। अब ये पिवट पॉइंट पे कहाँ फोर्स लगी है, राइट साइड पे, द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन अपवर्ड टू द राइट ऑफ पिवट, हमारे पास क्या होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएगी। तो इसका मतलब इसके अंदर जो मोमेंट प्रोड्यूस होना है वो इस डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस होना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सिमिलरली एक और हम एग्जांपल अगर कोट करें, ऐसे यही है, मेरे पास पेपर का क्वेश्चन है ये भी। ये पिवट पॉइंट एग्जामिनर ने दे दिया, ठीक है, दिस इज पिवट। अब मेरे पास जो फोर्सेस लग रही हैं बेटे हमारे पास, फोर्स दिस फोर्सेस, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दिस फोर्स इज F1 फोर्स।
अब इसका फोर्स F1 जो लग रही है, इसका परपेंडिकुलर सेपरेशन अगर मैंने लेनी है तो हमारे पास कहाँ से आएगी वो? अब बेटे मैंने और यार चलो एक और फोर्स लेते हैं, सॉरी दिस अनदर फोर्स F2। अब मैं अगर परपेंडिकुलर सेपरेशन अगर देखता हूँ इसके अंदर कौन सी होगी, तो F1 के लिए मैं F1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा विच इज दिस वन, ठीक है ना। अब इनके में ऑटोमेटिकली बेटे आपके पास परपेंडिकुलर सेपरेशन ये वाली आ रही है विच इज D1। ये परपेंडिकुलर सेपरेशन आ गई D1। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में से मूव करवाएगी बेटा? वो ये डायरेक्शन आ रही है। अब F2 फोर्स के लिए देखते हैं, तो हमारे पास F2 फोर्स के लिए मैंने आपको ये कहा था यू ऑलवेज हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द फोर्स, या इस फोर्स को चाहे एक्सटेंड कर लो, चाहे फोर्स को एक्सटेंड कर लो, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब फोर्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं विच इज पासिंग द पिवट, वो तो ये लाइन बन रही है विच इज दिस वन, ये लाइन बन रही है। तो हमारे पास सेपरेशन के दरमियान, दोनों के दरमियान जो आ जाएगी अब वो ये वाली आ गई, ये वाली, दैट दिस इज D2। अब ये किस डायरेक्शन में से मूव करवाएगी? इस डायरेक्शन में। इफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 0, then it is in equilibrium। अब एक्सेलरेशन 0 होती कब है? इसकी वो टाइप्स पे आते हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कह रहे होते हैं बेटे हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसका चीज इसमें क्या होगी? रेस्ट में होगी। एंड सेकंड इज बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें चीज मूव कर रही होती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर विद टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, इसमें क्या होगी? ऑब्जेक्ट जो होगी रेस्ट पे होगी, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसमें ऑब्जेक्ट जो है मूव विद यूनिफॉर्म और टर्मिनल वेलोसिटी, या रेस्ट में या टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अच्छा, अब किस चीज को बेटा रेस्ट में लेके आना या टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करवाना है अगर, तो इसका मतलब है हमारे पास इट शुड सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं? एक तो रिजल्टेंट फोर्स किसी चीज पे क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है दैट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्विलिब्रिया, ठीक है। पहली तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए, दूसरा रिजल्टेंट मोमेंट 0 होना चाहिए। किस चीज पे? रिजल्टेंट फोर्स होगी, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट शुड बी 0, फोर्स शुड बी 0, दैट इज sum of all the forces acting on the object is 0। दूसरा रिजल्टेंट मोमेंट जो है it should also be 0, that is sum of clockwise moment जो है this is equal to sum of anti-clockwise moment। Now we have to make use of this in order to do certain questions, ठीक है। हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन बेटे रखते हैं। जी बेटे, दिस इज अ क्वेश्चन नाउ। जून 18 के 1-1 वेरिएंट का है, क्वेश्चन नंबर 10। आंसर आ गया? ये आंसर आ गया? बी आंसर, ओके लेट मी ड्रॉ।
ओके रिशल, लेट मी चेक नाउ। बेटे हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेटल बार पी क्यू ऑफ टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर एट पॉइंट पी बता दिया गया। द डायग्राम शोज द मेटल बार व्यूड फ्रॉम अबव, टू फोर्सेस ऑफ 16 and 5 न्यूटन, 16 and 5 न्यूटन एक्ट। ठीक है, व्हाट इज द टोटल मोमेंट अबाउट पी ड्यू टू फोर्स। ओके, मैं अगर क्लॉकवाइज मोमेंट देखूं यहाँ पे कितना बन रहा है, क्लॉकवाइज फोर्स लग रही है मेरे पास 5 न्यूटन की, because this force will compel it to move in this direction which is clockwise and perpendicular distance is 50 centimeter times 10 to raise पर नेगेटिव 2, क्योंकि उसने मीटर में मांगा हुआ ना यार आंसर। तो ये हो जाएगा 2 to 5 1 to 50 टाइम्स 10 टू रेज पर नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 2.25 हो गया न्यूटन मीटर। अब मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए बेटा मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा इसको और कंसीडर करना पड़ेगा कंपोनेंट। रिजॉल्व किया तो ये हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास दूसरा कंपोनेंट का ये वाला हो जाएगा, बोथ शुड बी 90 डिग्री टू ईच अदर। और इसको अगर लिखूं तो दिस शुड बी 16 sin 30 ये होगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसको अगर आप देखते हो बेटा हमारे पास दिस इज 16 sin 30 मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 50 ही है, 50.0 टाइम्स 10 टू नेगेटिव 2, 16 हो गया 8 4 sin 30.5 होता है, 8 हो गया 8 5 30, 300 times 10 to raise पर नेगेटिव 2, so this further becomes 3.00 times न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क जो हो जाएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लॉक विच इज 2 नहीं इन एंटी क्लॉकवाइज, गलत लिख दिया, इन एंटी क्लॉकवाइज बेटे फोर्स हमारे पास लग रही है 3.00 में से माइनस कर रहे 2.25, तो ये तो 0.75 बन रहा है। क्यों ये 16 के 8 हो गया ना, 8 5 40, 8 5 40, ठीक है, दिस इज 4.00 हो गया, ठीक है, 5 5 25 25, ठीक है, 25, ठीक है, ये मैंने गलत लिखा हुआ 25, तो ये 2.5 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब ठीक है, अब बेटा इसको अगर आप करते हो so this is equal to 4.00 minus 2.5, तो कितना हो गया ये 1.5 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज विच इज ए फॉर अल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के अंदर से है, ऐसे क्वेश्चन 2004 में भी आया हुआ है। A rod PQ is attached to point P to a vertical wall as shown figure 3.1. The length of the rod is 1.60, ये total length जो है, and the weight W of the rod acts at 64.64 meter from pivot P. The rod is kept horizontal and is in equilibrium by a wire attached to the Q to the wall at R, Q to R. The wire provides a force F on the rod of 44 Newton at this one. इसका मतलब ये जो फोर्स F लग रही है दिस इज ऑफ 44 न्यूटन, 30 डिग्री पे लग रही है उसका, ठीक है। डिटरमिन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ P ऑफ F, सॉरी। अब वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं ये हो जाएगा वो, ठीक है। नाउ दिस वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा दिस इज एंगल के, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हम लिख सकते हैं ना, एंगल के सामने जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विच इज साइन फंक्शन, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन का फंक्शन, बिल्कुल 22 हो गया। तो वी कैन राइट दिस इज 44 sin 30, तो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ वी लिख सकता हूँ विच इज 44
साइन 30.5 होता तो आंसर कितना हो गया 22। बिल्कुल ठीक हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होता है एंगल के साथ बेस होती है, बेस कॉस का फंक्शन होता है, कॉस 30.866 होता है तो 34। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ किसके बराबर हो गया? दिस इज 44 कॉस 30 कितना आ गया 38.1 न्यूटन। ठीक है, अब क्योंकि नजर नहीं आ रहा हो ना, ओके बेटे ये हमारे पास है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, स्क्रीन पे ताकि नजर आ सके इसलिए क्या करते हैं हम लोग, डिटरमिन द वेट ऑफ द रॉड। हाँ जी, वेट कितना आ रहा है इसका? ये मोमेंट लेके डब्ल्यू को डब्ल्यू तो निकालना है। जो ऊपर लग रही है 44 sin 30 लग रही है, और जो नीचे लग रही है वो भी डब्ल्यू, जो ऊपर cos लग रही है 44 sin 30 लग रही है, और जो ऑपोजिट लग रही है वो डब्ल्यू लग रही है। सो वेट जो है इट विल कंपेल इट टू मूव इन दिस डायरेक्शन, और ये हमारे पास ये है मेक तो मेकिंग यूज ऑफ कॉन्सेप्ट दैट क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज फोर्स कौन सी है बेटा? वेट है, व्हिच वी नीड टू डिटरमिन डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 0.64। सेकंड इज फोर्सेस ऑफ 44 sin 30 जो हम निकाल चुके हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.64 प्लस 0.96, तो ये हो जाएगा 0.64 W ये हो गया। 44 sin 30 to 22 था, और टोटल लेंथ उसने हमें यहाँ वैसे भी कह दी 1.60, कितना आ गया 35.2 न्यूटन आंसर आ गया। सॉरी टोटल बता दो 55 न्यूटन आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन व्हाई द वॉल मस्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द रॉड एट P। जी अच्छा बेटे एक चीज तो ये देखो, वेट कितना है 55 है ना है वेट, अभी 55 अभी हम जो एक मिनट में ये 55 आया है, ये कितनी आ रही थी 22 आ रहा था यार। 22 वाली न्यूटन वाली फोर्स को भी 55 को बैलेंस कर सकती है, ये वर्टिकली लग रही है ना, जिसका मतलब यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी, और कितनी होगी वो 22 55 में से 55 माइनस 22 कितने होगी ये 28 होगी ना? नहीं ना, हाँ 33, ठीक है बेटे ये होगी। अब ये वाली फोर्स आपके लेफ्ट साइड पे लग रही है 44 cos 30 जो हमारे पास आई थी, दैट वाज 38.1। अब 38.1 न्यूटन फोर्स ये लग रही थी, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी तो फोर्स लग रही है 38.1, ठीक है ना? तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करने की इधर लग रही है, बैलेंस करने की यहाँ पे फोर्स लग रही है, वर्टिकल फोर्स, क्योंकि ये दोनों फोर्स को ऐड अप करेंगे तो वेट के बराबर आएगा ना, तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स लगेगी इसके इस डायरेक्शन के अंदर। बेटे उसने पिवट शुरू में पी कह दिया था, पिवट पी है, आगे बोलो। हाँ ये नहीं बेटे यहाँ पे दीवार है ना, दीवार ने नॉर्मल, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वॉल की, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वॉल है ये, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शनल फोर्स ऑफ वॉल है,
उसका हॉट ठीक है, नहीं आ रहा बहुत हैं? स्लो आ रहा। हाँ हाँ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, इस तो हमारे पास इसका आंसर में लिख लेंगे so that left side horizontal force of कितनी लेफ्ट साइड पे 38.1, ठीक है, कैन बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल एक्शन फोर्स ऑल्सो। हमारे पास upward force of 22 Newton cannot balance downward weight। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वहां पे, ठीक है ना बेटे। हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, ये लेफ्ट साइड पे लग रही है तो ये राइट पे लगेगी। ये 22 न्यूटन की फोर्स है, वेट 55 है, तो 22 न्यूटन 55 को तो बैलेंस नहीं कर सकता ना। इसका मतलब यहाँ पे भी एक फोर्स आपको लगेगी, दोनों फोर्सेस के। बेटे नहीं लिखनी जरूरी होगी, एक्सर्ट अ फोर्स, आपने फोर्स तो लग रही, दोनों फोर्स को आइडेंटिफाई करना ए लेवल में जरूरी है, ठीक है ना, तो आपने स्पेसिफाई करनी है। फिर कह रहे ऑन फिगर 3.1 ड्रॉ एन एरो टू रिप्रेजेंट द फोर्स दैट एक्ट ऑन एट पी, लेबल द एरो विद दैट लेस, ठीक है। नहीं, ये रिजल्टेंट फोर्स मैंने नहीं की थी, वो अब मार्क, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स ये वाली हो जाएगी, कुछ आपने इस तरफ कर दी बेटा, इस तरफ होगी, ये मैंने क्यों इस तरफ कह दी, क्योंकि यार ये हमारे पास ये वाली साइड ज्यादा थी ना इससे, तो इसमें मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, बात ठीक होगी। Question: a uniform plank AB of length 5 meter and weight 200 Newton is placed across a stream as shown figure 3.1। ठीक है, ये बेटा एक स्ट्रीम नजर आ रही है आपको नीचे, ये हॉरिजॉन्टल प्लैंक है, यहाँ पे फोर्स लग रही है एफ ए एफ बी, यहाँ लग रही वेट, ये बंदा एक वेट 80 है, ठीक है। A man of weight 880 Newton stands a distance x from A. The ground exerts a vertical force Fa on the plank at point A and vertical force Fb at B. As the man moves along the plank is always in equilibrium. Next part के अंदर explain why the sum of Fa and Fb is constant no matter where the man stands on the plank। जी बेटे, क्योंकि बैलेंस होना रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, 0 होगी, यानी सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही है, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्सेस हैं, ठीक है। उसने कहा ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, तो हम लिखते हैं सिंस plank remains in equilibrium, तो इसका फोर्स एट ए पे जो लगेगी, फोर्स एट बी पे जो लगेगी, दिस इज इक्वल टू 200 प्लस 880 न्यूटन, इसके बराबर ही होनी है, ठीक है। तो ये कितनी बनेगी, एफ ए प्लस एफ बी जो है 1080 न्यूटन। इक्विलिब्रियम में हमारे पास है तो रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0, इसको नीचे चाहे लिख लो। सो रिजल्टेंट फोर्स should be 0।
इन सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर द मैन स्टैंड्स एट डिस्टेंस दिस वन फ्रॉम ए, यूज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। ये लो, विजिबिलिटी ठीक है इसकी, ओके। लास्ट में हुआ है पीएम, लास्ट में हुआ है पीएम। नजर नहीं आ रही, ये लो। वैसे वो जो 200 न्यूटन नीचे लग रही है, वो तो इक्विलिब्रियम, मतलब वो तो एक किस्म की न्यूट्रल फोर्स है, उसको भी हम लेंगे इसमें 880 वाली। 200 वाली। हाँ, ये जो फोर्स लग रही है इसको क्लॉकवाइज में लेके जा रही है, ये भी फोर्स इसको क्लॉकवाइज में लेके जा रही है, ये फोर्स हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रही है। अगर इस तरह करना है, और अप्रोचेज हैं, जो अप्रोच आप लेते हैं इससे मैं रुक जाता हूँ, किस अप्रोच के थ्रू जा रहे हो। आगे समझ आएगी तो खरीदे। आप पिवट पॉइंट से आप सेंटर ग्रेविटी को करके भी कर सकते थे इसको, आप ए पॉइंट को पिवट करके कर लो, क्योंकि बी की फोर्स निकालनी तो मैंने ए को पिवट ले लिया ताकि जल्दी हो जाए। ऐसे कर, ऐसे कर ले। अच्छा, मैं अगर ये करूं, लेट ए बी द पिवट। अच्छा, ये यूनिफॉर्म प्लैंक था ना, उसने कहीं कहा हुआ था, यहाँ पे किसने कहा था? यूनिफॉर्म प्लैंक, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। अगर ये पिवट है बेटे, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब क्लॉकवाइज फोर्स हमारे पास लग रही है 200 न्यूटन की, जो वेट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास टोटल 5 है, तो 2.5 हो जाएगा। सेकंड फोर्स जो लग रही है हमारे पास, दिस इज ऑफ 880 न्यूटन की है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x व्हिच वी नीड टू डिटरमिन। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स एफ बी पे लग रही है बेटे। अच्छा, x की वैल्यू गिवन थी ना? नहीं, the man stand at a distance x equal to 0.50 meters. हाँ x given है ना, 0.50। हाँ, वही मैं लिखने लगा ना, 0.50। एंटी क्लॉकवाइज एफ बी है, हमने डिटरमिन करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, तो जो भी आंसर आ जाएगा। आज 188 न्यूटन। अच्छा, कोई बच्चा इसको नहीं करता है, ठीक है, वो कहता है ऐसे नहीं, मैंने करना। इस तरह नहीं करना, वो कहता है लेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद द पिवट। मतलब कि 200 न्यूटन को पिवट ले लें। हाँ जी, तो फोकस सेम ही हो गया, ऐसा ऐसे ही उधर दें। बस यही होना। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट लिया तो जान स्टार्ट होगी, मुझे रुकना पड़ना है। वो फोर्स एफ बी इन टर्म्स ऑफ एफ ए, यानी फिर इस एक्सप्रेशन को यूज करके आपने निकालनी है, ठीक है ना, उससे भी हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ से भी। यहाँ से बेटा अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पिवट लिया, उससे मैंने कर दिया इसको, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एफ ए आएगा, क्योंकि दिस फोर्स विल कंपेल इट टू मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस वन एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन आल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज फोर्स होगी ए पे जो लग रही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज दिस वन व्हिच इज 2.5, व्हिच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकंड फोर्स इज एफ बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये 2.5 ही होगा। थर्ड फोर्स ऑफ 880, टोटल डिस्टेंस हमने ये लेना है, दिस इज टोटल 2.5, उसमें से x माइनस कर दो, व्हिच वाज 0.50। तो बेटा हमारे पास अब एफ ए को आई रोट इन टर्म्स ऑफ एफ बी मेकिंग यूज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, तो इससे भी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर the variation with the distance x of f away from is shown in this diagram. Okay, the variation with the distance x of f a as shown figure 3.2, x a फोर्स a है और डिस्टेंस a है, जो जो दूर जाता जा रहा है तो फोर्स जो a पे लग रही है वो डिक्रीज करती जा रही है। On the x of figure 3, sketch the graph to show the variation with the distance x of f b। उसकी अगर इसकी डिक्रीज करती जा रही तो उसकी हमारे पास क्या करती जाएगी, वो इंक्रीज करती जाएगी उसकी।
ठीक है, तो बेटे उसका ग्राफ यहीं से बनेगा, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर भी बनना चाहिए, क्योंकि 880 थी ना उसकी वैल्यू। एफ ए प्लस एफ बी कितनी आई थी? 1080। अगर बिल्कुल यहाँ पे नेग्लिजिबल ही होगी, 1080 तो गिवन ही नहीं है, तो इसका ये बनेगी बेटा। नेग्लिजिबल दोनों का सम आ रहा है, वो जब उसके ऊपर है तो अब 1080 है, तो हमारे पास ये 1000 है, 1080 अगर मैंने लाना है तो इसका मतलब 1000 उसकी ये फोर्स अभी इस टाइम कितनी है? 500, ये हो जाएगी 600, ये 700, ये 800, ये 900। ठीक है, 900 तो 950, 950 ये अगर ये है तो 950 ये है, तो हम माइनस करते हैं तो कितने को रह जाता है? हाँ, 130। तो ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये हमारे पास अगर इसको करें तो दिस इज 100, 100, 200, 300, 400, 500। हाँ स्केच ही कर रहा हूँ, लेकिन हमें थोड़ी ये हो जाएगी, और दूसरी तरफ से वैल्यू हमारे पास जितनी हो ये होगी, क्योंकि दोनों का ऐड करें तो 1080 आना चाहिए। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पे आ गई है, ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी ऊपर। बेटे ये इसके सामने आना चाहिए, ये बिल्कुल इसने यहाँ से जो 30 से ऊपर भी नहीं ली, तो मैं भी यहाँ से भी कर रहा हूँ। टोटल फोर्स कितनी है दोनों पे जो लग रही है? 1080। अगर 1080 टोटल फोर्स लग रही है, इसका मतलब है यहाँ पे भी दोनों को ऐड अप करो तो आंसर 1080 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐड अप, यानी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को ऐड करें तो आंसर शुड बी 1080। ये 950 के करीब, तो बाकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। जब यहाँ पे दूसरी तरफ आ गए तो जब इसकी वैल्यू जो आ रही है उसने 100 के करीब शो की, तो इसका मतलब ये वैल्यू वहां पे होगी जो ये है। दोनों वैल्यूज को ऐड अप कर तो आंसर 1080 आना चाहिए। दोनों वैल्यूज को बेटे ऐड अप करो तो 1080 आना चाहिए। जितने ये वैल्यू डिक्रीज करती जा रही दूसरी वैल्यू उतनी इंक्रीज करती जाएगी, ये होना है। व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी वालों ने पढ़ा होता, लेकिन अभी हमने करना है ये टॉपिक, बाद में मैं करवाता हूँ। ठीक है, डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, अभी सबको पता, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब आगे इसलिए a student is being weighed. The student of weight W stands 0.30 meter from end A of the uniform plank AB as in figure 3.1. The plank has a weight of 80 Newton and length is 2.0. The pivot P stands support the plank at 0.50. Pivot P. ठीक है, weight of 70 Newton blah blah, जो state two condition necessary for the plank to be in equilibrium, क्या क्या conditions होती हैं? Resultant force and resultant moment should be 0. ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होगी, रिजल्टेंट मोमेंट भी 0 होगा। ओके बेटे, डिटरमाइन द वेट। वेट के लिए हमारे पास अगर आप देखते हो बेटे, पिवट पॉइंट उसने दिया, दिस इज इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट दैट क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। Clockwise force will agree this is of 80, since this is uniform plank at total length is provided to us which is 2, so that center of gravity will be 1.0. Second force is of this is 70 Newton and this is 2.0 में से हम माइनस करेंगे 2.0 में से बेटे हम माइनस करेंगे एक तो 0.20, कौन सा ये वाला, दूसरा माइनस करेंगे ये वाला डिस्टेंस विच इज 0.50 प्लस 0.50, और ये हो गए दोनों क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कौन सी लग रही है? वेट है, एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज, टोटल इज 0.50, इसमें 0.30 माइनस कर दोगे। ओह
तो दिस इज, इसमें से भी 0.50 में से माइनस करोगे 0.30। जी बेटे आंसर जो भी आ गया, कितना 980 कह रहे थे? कौन? ये है ना पिवट पॉइंट, ये है। एटी न्यूटन फोर्स होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टोटल बेटा 1.0 हो जाएगा, उसमें से माइनस करना 0.50। 1.0 माइनस 0.50। अब ठीक है, कितना आ रहा है? एटी टाइम्स 0.5 प्लस 70 टाइम्स 1.3 equals to W times 0.20। तो यहाँ से आप W को सब्जेक्ट बना लो, 3 नंबर का क्वेश्चन आया। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट में, इफ ओनली द 70 न्यूटन वेट इज मूव्ड, 70 is moved, there is a maximum weight of the stone that can be determined using the arrangement shown figure this one. State and explain one change that will made the to increase the maximum weight। मैक्सिमम वेट इस कहते हैं, इसको मूव करना है तो मैक्सिमम वेट निकालने के लिए क्या करोगे? इसका जो वेट आ रहा है वो पहले निकालने के, उसका प्लस करने के 70 न्यूटन में से। ये यार इसको जो भी मूव करना है, इसका मतलब इसको मूव करना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की, इसको हम इस तरह मूव करते हैं, ये इस तरह मूव करते हैं, तो मैक्सिमम वेट इसकी निकालने के लिए ये क्लॉकवाइज कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ना। अच्छा जी, अब बेटे हमारे पास इसका मतलब है, आप इसकी वैल्यू अगर हमने W की जो भी आंसर आएगा, W इसके साथ है, ये सारे क्लॉकवाइज बन रहे हैं ना। अगर W की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तो ये वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए? 0.20 वैल्यू मेरी कम होनी चाहिए। ठीक है, या तो हमारे पास जो इसको आप जो पर्सन है इसको इसके करीब कर दो पिवट के, ठीक है, या पिवट को लेफ्ट साइड मूव कर दो। हैं? बेटे ये W ये है ना 0.5 ये मान लीजिए, ठीक है, तो ये करोगे 0.20 ही आना 5 में से। ठीक, तो या तो हमारे पास ये हो सकता है कि आप इस पिवट पॉइंट को लेफ्ट पे मूव कर दो, ठीक है, या हमारे पास इस पर्सन को इधर मूव कर दो, ठीक है, ये इस पर्सन की तरफ मूव कर दो, या फिर ये दो हो सकते हैं, तो हम लिखते हैं इधर, हाँ उसको मूव करना है, लेकिन वैल्यू उसने इसकी मांगी हुई है ना, ये क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही करेगा ना। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब को होगी? इसकी वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि ये दोनों ऐड अप ही होने हैं, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? कम कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू कम करने का मतलब या तो पिवट को इधर ले जाओ लेफ्ट पे, या पर्सन को पिवट के करीब ले जाओ, मैंने ये किया, ठीक है ना। तो इधर मूव इन रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड पिवट, ठीक है। टू रिड्यूस anti-clockwise moment, so either move person, ठीक है, near to pivot
or move pivot near to weight या person, ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन है, assembly is in equilibrium as shown, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस लग रही हैं हमारे पास, ये फोर्स ये थी कि बेटा दिस इज ऑफ 20 न्यूटन की है। एक फोर्स यहाँ पे दे दी गई है विच इज ऑफ F3 विच इज ऑफ सपोज 30 न्यूटन। इस फोर्स को आपने डिटरमिन करना है व्हाट इट विल बी। अब जो हमारे पास डिस्टेंसेस गिवन है इसके अंदर डिफरेंट, हमारे पास ये वाली लेंथ हमारे पास गिवन है, हमारे पास ये नहीं, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, चलें ये भी गिवन है। ठीक है, that this is suppose 4.0 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते रहो, जो रहने दो, कर लेते हैं। ये वैल्यू होगी बेटे हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये जो हमारे पास है, दिस इज ऑल्सो सपोज 3.6 सेंटीमीटर, दिस इज 1.7 सेंटीमीटर। विजिबिलिटी हर चीज की है, ठीक है। आपने F2 की वैल्यू डिटरमिन करनी है। अगर ये रेस्ट आंसर 68 पॉइंट ये है, मैं ही कर दूं फिर बेटा। दिस फोर्स विल कंपेल यू टू मूव इन क्लॉकवाइज, दिस वन इन एंटी क्लॉकवाइज, दिस आल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इनके मैं डिस्टेंसेस देखने के लिए मैंने आपको तरीका ये बताया, यू ऑलवेज हैव टू ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द फोर्स एंड पासिंग द पिवट। करें यार, अब ये जो फोर्स यहाँ पे लग रही है, पिवट पॉइंट ये, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या बनता है, ये वाला। ये जो फोर्स यहाँ लग रही है इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनता है, ये वाला। ये जो फोर्स यहाँ लग रही है, दिस फोर्स इज अज्यूम टू बी एक्टिंग एट दिस पॉइंट, ये लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनता है, ये वाला। तो मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट दैट clockwise moment equals to anti-clockwise moment equals to anti-clockwise moment. Clockwise force is only F2 and perpendicular distance from the pivot is 3.6 cm. Anti-clockwise force of 30 newtons, perpendicular distance is total हमारे पास है 3.6 plus 3.6 minus 1.7. Second force is of 20 newton and perpendicular distance is 4.0. अब इसे सॉल्व कर लो, you get the value of F2. ठीक है बेटा, मैं एक और क्वेश्चन और बना के अभी भेजूंगा, अभी तो शेयर नहीं किया जाता कई चीजें। एक मिनट रुको यार, अभी शेयर करते हैं, बाद में भूल जाना फिर मुझे।